आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का अध्याय 6 न्यायपालिका। अब देखो, न्यायपालिका को हम अंग्रेजी भाषा में जुडिशरी भी कहते हैं। इसमें फर्स्ट टॉपिक है न्यायपालिका, सरकार का तीसरा अंग है। अब देखो, न्यायपालिका जो है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो आज हम जानेंगे न्यायपालिका क्या है और न्यायपालिका क्या, उसका कार्य क्या है और उसका क्षेत्राधिकार के बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यायपालिका का अर्थ। अब न्यायपालिका हम किसे कहते हैं? नागरिक अधिकारों की रक्षा करने। अब देखो, जो नागरिकों के अधिकार होते हैं उनकी रक्षा करने के लिए अपराधियों को दंड देने, ठीक है, अपराधी जो होते हैं उनको दंड देने के लिए, अब जिन व्यक्ति ने गलत काम करा है उनको दंड देना होता है उन्हें, और विभिन्न पक्षों के बीच विवादों को निपटाने तथा समाज के कमजोर वर्गों के संरक्षण के लिए न्यायपालिका आवश्यक है। देखो, जिन जैसे पारिवारिक मामले में वाद विवाद हो जाता है, ठीक है, वो उनके पक्षों में क्या होता है, वाद विवाद हो जाता है, तो उन्हें निपटाने के लिए हमने न्यायपालिका जो है हमारी बनाई गई। अब समाज का जो कमजोर वर्ग होता है उनके संरक्षण के लिए भी हमने क्या बनाई है, न्यायपालिका बनाई है। नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक है हमारा न्यायपालिका की पिरामिड रूपी संरचना। अब देखो, न्यायपालिका जो है कैसे उसका पहला स्टेप बाय स्टेप वो काम करती है, ठीक है। पहला आता है सर्वोच्च न्यायालय, ठीक। जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वह देश का पूरा एक ही न्यायालय होता है, ठीक। और नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है इसमें उच्च न्यायालय। दूसरा है उच्च न्यायालय। ये क्या होता है, उच्च न्यायालय जो होता है, जितने भी राज्य होते हैं उसकी अपनी एक उच्च न्यायालय होता है, अपना एक हाई कोर्ट होता है अपना। तीसरा इस तरह इसमें जिला न्यायालय होता है, ठीक है, जैसे जिले में होता है, शहरी कस्बों में जो होता है वह जिला न्यायालय होता है। चौथा है इसमें अधीनस्थ न्यायालय, जो जिला न्यायालय से भी जो छोटा होता है वह अधीनस्थ न्यायालय कहलाता है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यायपालिका की संरचना। देखो, संरचना और यह पिरामिड जो हमने ऊपर पढ़ा है इसी को ही हमने एक्सप्लेन करना है, ठीक। पहला है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट क्या क्या काम करता है उसके वो बताते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, इसके फैसले सभी अदालतों को मान्य होते हैं। इसके जितने भी जो सुप्रीम कोर्ट फैसले सुनाता है तो उसके जितने भी अदालतें होती हैं उनको मानना ही पड़ता है जो ये फैसले लेती है। दूसरा पॉइंट है इसमें, यह है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है। अब उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट के जितने भी जज होते हैं या न्यायाधीश होते हैं उनका जो तबादला या ट्रांसफर फॉर्म जो है ये करती है। कौन करती है? सर्वोच्च न्यायालय करता है यह काम। तीसरा पॉइंट है इसमें, यह है किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकती है। अब देखो, मान लो उच्च न्यायालय में कोई सा फैसला सुनाया जा रहा है, जो फैसला सुनाया जा रहा है तो वह क्या कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट अपने पास उसके जो मुकदमा है उसका अपने पास बुला सकती है। दूसरा पॉइंट है इसमें उच्च न्यायालय। पहला पॉइंट है इसमें, निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई कर सकती है। हम निचली अदालत जैसे जिला अदालत में जो कोई सा भी मुकदमा चल रहा है तो वह उच्च न्यायालय क्या करते हैं, अपने पास तो उसे सुनवाई कर सकती है वह। दूसरा पॉइंट है इसमें, मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी कर सकता है। जो व्यक्ति को हमने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं उनका रिट जो है जारी कर सकता है वह। रिट जो है चैप्टर 2 में ये मैंने आपको बताया था पहले। तीसरा पॉइंट है इसमें,
राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों का हल कर सकता है। राज्य के हित में जो कार्य आते हैं तो वह भी उच्च न्यायालय ही सुलझाती है। तीसरा पॉइंट है इसमें जिला अदालत। अब जिला अदालत क्या करती है? जिले में दायर मुकदमों की सुनवाई करती है। अब जिले में जो शहरी कस्बों में जो हो रहे मुकदमे सुनवाई हो रही है तो वह जिला अदालत करती है। दूसरा पॉइंट है इसमें निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई करती है। अब निचली, इससे जिला अदालत से भी नीचे एक है अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है, तो उनके जो इसमें भी मुकदमे चल रहे हैं तो यह जिला अदालत क्या करती है? अपने मुकदमे को, उसके मुकदमे का बुला सकती है अपने न्यायालय में। तीसरा पॉइंट है इसमें गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों पर फैसला देते हैं। गंभीर किस्म का जैसे अपराधी मामला होता है, किसी का मर्डर वगैरह कर देते हैं व्यक्ति, तो यह भी मामले जो है जिला न्यायालय ही सुलझाती है। हमारा चौथा पॉइंट है अधीनस्थ अदालत। अब अधीनस्थ न्यायालय क्या क्या करती है? फौजदारी और दीवानी के मुकदमों पर विचार करती है। देखो, दीवानी मुकदमे क्या कौन से होते हैं? जो परिवार से संबंधित होते हैं, पारिवारिक विवाद से संबंधित होते हैं, ये किसी अधिकार या किसी व्यक्ति के जो अधिकारों का उल्लंघन होता है, ये संपत्ति के कोई भाई जो है अपना हड़प लेता है उसके हिस्से को, तो यह दीवानी मामले आते हैं, तो ये अधीनस्थ अदालत जो है उसे सुलझाती है। फौजदारी मामले क्या होते हैं? देखो, फौजदारी मामले जैसे किसी के आपराधिक कृतियां होती है, हत्या कर देता है कोई व्यक्ति, मारपीट हो जाती है, डकैती हो जाती है, चोरी, बलात्कार जैसे जो चीजें होती है मुकदमे, जो फौजदारी के अंतर्गत आते हैं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए। अब हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए? फर्स्ट पॉइंट है इसमें लोकतंत्र में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का विशेष महत्व होता है। अब देखो, जो लोकतंत्र है हमारा, उसमें न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है उसका विशेष महत्व है, और लोकतंत्र में न्यायपालिका का होना भी जरूरी माना जाता है, क्योंकि सरकार जो है तानाशाही होगी, इसीलिए हमें रोकने के लिए हमने न्यायपालिका की व्यवस्था की गई। दूसरा पॉइंट है इसमें न्यायपालिका नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। अब न्यायपालिका का यह भी कार्य होता है, जितने भी नागरिक होते हैं उनके अधिकारों का क्या करती है? उनकी संरक्षण करती है न्यायपालिका। तीसरा पॉइंट है संविधान में तीनों अंगों की शक्तियों का विभाजन कर रखा है। अब इस संविधान में यह सब बताया गया है कि सरकार की जो शक्तियां हैं उन्हें विभाजित कर रखा है संविधान में। चौथा पॉइंट है न्यायपालिका केवल उन्हीं शक्तियों का उपभोग करती है जिनका संविधान में उल्लेख कर दिया गया है। अब न्यायपालिका उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करती है जो संविधान में बताया गया है। इन अंगों के बीच मतभेद उत्पन्न होता है, तो इन मतभेदों को दूर करने के लिए एक स्वतंत्र व निष्पक्ष शक्ति की आवश्यकता थी। अब मान लो विधायिक और कार्यपालिका के बीच अनबन हो रही है, तो उनके जो विवाद को सुलझाने के लिए क्या करती है? न्यायपालिका हमने बनाई गई है, ताकि जो तीनों सरकार के अंग हैं उस पर जो है इसका देख रेख यह कर सके। पांचवा पॉइंट है भारत में संघात्मक शासन की स्थापना की गई है। संघात्मक शासन जहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों ही होते हैं, ठीक, वहाँ पे संघात्मक सरकार होती है, जहाँ पर प्रधानमंत्री और कार्यपालिका दोनों का ही पद मौजूद होता है, उसे हम संघात्मक सरकार कहते हैं, जिसमें शक्तियों का वितरण केंद्र व राज्य के बीच किया गया है। ठीक, जहाँ पर जो शक्तियों का जो वितरण होता है हमारा, वो केंद्र और राज्य के बीच किया गया है। केंद्र व राज्य के बीच क्षेत्राधिकार को लेकर संघर्ष उत्पन्न स्वाभाविक है। अब केंद्र और राज्य के बीच जो होता है
विवाद हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि केंद्र के पास अधिक शक्तियां प्रदान की गई है संविधान के द्वारा और राज्यों को कम। अब केंद्र सरकार क्या करती है, जो भी कानून बनाती है वह सभी राज्यों को क्या करता है, अपनाना पड़ता है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मोदी जी ने कोई योजनाएं बनाई हैं, ठीक, तो वह जो है पूरे केंद्र में लागू होगा, सभी राज्य में लागू होगा, ठीक। तो इसी वजह से राज्य और केंद्र के बीच जो है अनबन जो है होती रहती है। इन मतभेदों को दूर करने के लिए न्यायपालिका जो है अपना काम करती है। न्यायपालिका को हमने स्वतंत्र रूप से बनाया गया है। छठा पॉइंट है नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करना और उन्हें छीनने या न्यून करने का अधिकार न्यायपालिका को प्राप्त है। अब देखो, नागरिकों को जो मौलिक अधिकार हमने प्रदान की गई हैं, ठीक है, न्यायपालिका ही उसे प्रदान करते हैं मौलिक अधिकार, उन्हें छीनने का और न्यून का मतलब है कम कर सकती है वह अधिकार को न्यायपालिका, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यायाधीशों की नियुक्ति। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं या हाई कोर्ट के जज होते हैं, उनकी नियुक्ति किस प्रकार से होती है वह हम जानेंगे। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, भारत में राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया है। अब देखो, राष्ट्रपति को यह शक्तियां प्राप्त है, जो न्यायाधीश बनेगा, सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश बनता है वह राष्ट्रपति ही तय करता है। दूसरा पॉइंट है, सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को इस पद पर नियुक्त किया जाता है, ठीक है। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट में जो जज नियुक्त होता है वह सबसे वरिष्ठ होना चाहिए। वरिष्ठ मतलब कि जिसको सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस होता है इस काम में और वह बहुत सालों से जो है जज के रूप में रह चुका है, या उच्च न्यायालय में या जिला न्यायालय में, तो उन्हें नॉलेज होती है जिस बंदे को, वह तभी जो है सर्वोच्च न्यायालय का जो है न्यायाधीश बन पाता है। तीसरा पॉइंट है, लेकिन इस परंपरा को 2 बार तोड़ा भी गया। अब देखो, हमारे संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि जो व्यक्ति जो होगा वरिष्ठ होगा, सबसे एक्सपीरियंस वाला जो व्यक्ति होगा उसे ही हम न्यायाधीश नियुक्त करेंगे। परंतु ये जो परंपरा है 2 बार तोड़ी गई थी। कब तोड़ी गई थी? 1973 में। 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को छोड़कर न्यायमूर्ति A.N. रे को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। देखो, 1973 में जो थी कांग्रेस की सरकार थी, उस समय जो थे प्रधानमंत्री वो इंदिरा गांधी थी, तो उस समय 3 वरिष्ठ न्यायाधीश मौजूद थे। उन्हें छोड़कर जो है न्यायमूर्ति हमने A.N. रे को चुना, और इन्हें जो है A.N. रे को ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, एक्सपीरियंस भी नहीं था इन्हें, और ये इन्हें पर भारत को जो है सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है वह बना दिया गया, ठीक है। पहली परंपरा तो ये तोड़ी गई थी फर्स्ट बार संविधान में। चौथा पॉइंट है, 1975 में न्यायमूर्ति H.R. अन्ना को पीछे छोड़ते हुए, H.R. अन्ना जो थे बहुत अच्छे जो थे न्यायाधीश थे, इन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था, उन्हें छोड़ दिया और न्यायमूर्ति M.H. बेग की नियुक्ति की गई। जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं थी उन्हें ये बना दिया गया था न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का। 5वां पॉइंट है, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है। भारत में जो है उच्च न्यायालय की जो नियुक्ति होती है, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी जो नियुक्ति होती है वह भी राष्ट्रपति अपना तय करता है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यायाधीशों को पद से हटाना। अब देखो, जैसे हमने नियुक्त किया गया था, अब वह अपना कार्य अच्छे तरीके से नहीं करते हैं, वह अपने अधिकार का जो है अपने क्षेत्र अधिकार से बाहर जाते हैं, तो उन्हें हटाना कैसे सकते हैं, हम कैसे हटा सकते हैं उसे।
फर्स्ट पॉइंट है इसमें, न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। अब जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो या उच्च न्यायालय का, उसे हटाया कैसे सकता है? महाभियोग। देखो महाभियोग जो है एक प्रक्रिया है, इसके अंतर्गत ही हम न्यायाधीश को हटा सकते हैं, और महाभियोग के द्वारा हम राष्ट्रपति को भी हटा सकते हैं। ठीक। दूसरा पॉइंट है इसमें, न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती। अब न्यायाधीश जो है ऐसे नहीं हटा दिया जाता, उसमें संसद में पूरा विशेष बहुमत होना चाहिए, आधे से एक ज्यादा होना चाहिए, तभी हम न्यायाधीश को हटा सकते हैं उसके पद से। तीसरा पॉइंट है, जब तक संसद के सदस्यों में आम सहमति नहीं होगी तब तक न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सकता। अब संसद के जितने भी सदस्य हैं उनकी सहमति नहीं होगी तब तक जो है न्यायाधीश को हम हटा नहीं सकते। ठीक। ये चैप्टर जो है काफी लंबा है, तो इसे हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। यह वीडियो जो है फर्स्ट पार्ट की है और सेकंड पार्ट भी इसका जरूर आएगा। ठीक है, धन्यवाद। आपको आई होप ये पसंद आया होगा। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।